नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज KTGM कॉलेज नासिक हिंदी विभाग की ओर से सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने भारतीय लोक साहित्य इस विषय के अंतर्गत इसके पूर्व यहाँ भारतीय लोक साहित्य की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं का परिचय यहाँ कर लिया। उन परिभाषाओं के आधार पर लोक और साहित्य शब्द के आधार पर या लोक साहित्य की जो विशेषताएं सामने आती हैं उन विशेषताओं का विवेचन हमें यहाँ समझ लेना है। तो सबसे पहले हमें भारतीय लोक साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं परिभाषाओं के आधार पर वो अनेक विशेषताएं यहाँ उजागर होती हैं। उन विशेषताओं में प्रमुख विशेषताओं का परिचय हमें कर लेना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लोक साहित्य मौखिक रूप में विद्यमान रहता है और मौखिक परंपरा का अनुसरण करते हुए वह जन जन के कंठ से होकर समाज में व्याप्त होता है, व्याप्त रहता है, यानी वो जन जन के कंठ में रहता है। और ऐसा साहित्य यहाँ मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। दूसरी विशेषता सामने आती है कि लोक साहित्य में कवि या रचयिता का व्यक्तित्व सदैव ही अज्ञात अवस्था में होता है और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को रचयिता स्वीकार करता है। आप लोग लोक साहित्य के संदर्भ में यहाँ जान सकते हैं कि उसका कोई एक विशिष्ट कवि या किसी विशिष्ट व्यक्ति का यहाँ निर्माण के रूप में या कवि के रूप में नाम नहीं लिया जा सकता। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती रहती है। ऐसी अनेक कथाएं हैं कि जैसे कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, ये जो कहानी है ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह लैला मजनू के संदर्भ में कहा जाता है, श्री फरहाद के संदर्भ में कहा जाता है, ढोला मारू रहा दुहा के संदर्भ में कहा जाता है कि ये जो कथाएं हैं वो कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और इनके मूल रचनाकार कौन है यह आज यहाँ व्यक्त करना या बताना आज कठिन हो जाता, कारण इसका जो निर्माता है वो अज्ञात रहता है। कारण आप लोग जानते हैं कि कोई भी कवि अपनी रचना के आगे जो अपना नाम है रचयिता का नाम नहीं देता है और यह साहित्य लौकिक यानी मौखिक होने के कारण कंठ के जन जन के कंठ में होने के कारण यह हमेशा परिवर्तनशील और परिष्कृत रहता है। वह हर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ता रहता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का यह जो साहित्य है रचना है इसे कहा नहीं जा सकता। इसलिए उसका जो मूल रचयिता है हमेशा अज्ञात अवस्था में होता है और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को यह रचयिता स्वीकार करता है। यानी जैसे इस अभिव्यक्ति में जो कला है, कला से पारंगत है, ऐसा व्यक्ति उसे गाता रहता है और वह गाते हुए या स्वयं वहाँ उसका रचयिता बन जाता है। यानी उस समय का उस पीढ़ी का वह रचयिता बन जाता है और उसे गाता रहता है। यानी कोई गीत हो तो वह गीत अपनी बोली के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से वह अभिव्यक्त करते रहता है। इस तरह यह साहित्य परंपरागत होने के कारण इसका रचयिता कोई एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं होता है। इसका रचयिता पूरा समाज, पूरा वह लोक साहित्य समूह यानी लोगों का समूह या हम कह सकते हैं। यह भी एक विशेषता इस लोक साहित्य की सामने आती है। इसके बाद अगली जो विशेषताएं हैं कि लोक जीवन लोक साहित्य का आधार है, यानी लोगों का जो जीवन है वही उसका आधार है। जन साधारण के क्रिया व्यापार एवं रीति रिवाज लोक जीवन के आधार है। यानी लोक जीवन के आधार क्या है कि उसके जो क्रिया व्यापार है यानी जो उनका दैनिक जीवन क्रम है, जो रीति रिवाज है, जो उनके उत्सव समारोह हैं, उन उत्सव समारोह में जो अपनी अभिव्यक्ति यहाँ करते हैं, जो अनुभव व्यक्त करते हैं, जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के आधार पर वह कुछ कलाएं व्यक्त करते हैं, वही उनका लोक साहित्य का आधार बन जाता है। और उस आधार पर वह अपना जो साहित्य है वह साहित्य रचते जाते हैं।
ऐसे साहित्य को वो मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी एक प्रकार का यह लोक साहित्य आगे बढ़ाने का दायित्व हर पीढ़ी करती है, हर पीढ़ी या करती आई है। और समय अनुसार एवं परिस्थिति के अनुसार भाषा एवं सभ्यता के विकास के साथ साथ लोक साहित्य की भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है और लोक साहित्य की आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप लोग जानते हैं कि लोक साहित्य की भाषा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, उसकी जो मूल थीम है, उसका जो मूल विषय है, उसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं आ सकता। आज कला के अनेक माध्यम विकसित हुए हैं, लेकिन उस साहित्य की जो मूल धारणा है, मूल आत्मा है, वो आत्मा कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। इस तरह समय के साथ साहित्य चलता रहता है, लेकिन भाषा के साथ, व्यवहार के साथ उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी जो मूल आत्मा है, मूल आत्मा में परिवर्तन नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण विशेषता हमें लोक साहित्य की दिखाई देती है। लोक साहित्य में सर्वप्रथम समभाव का गुण होता है, जिससे इसका क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है। समभाव यानी सबको समा लेने का भाव इस लोक साहित्य में होता है। सबके सुख दुख को यह साझा करता है, सबके सुख दुखों को लेकर यह अभिव्यक्त होता है। कारण यहाँ आप लोग देखते हैं, यहाँ रीति रिवाज हो, व्रत समारोह हो, उत्सव हो, पर्व हो, ऐसे समय सब लोग यहाँ समूह में आकर या एकत्र आकर यहाँ जो कुछ अपने लोक भावनाएं हैं, अपने विचार हैं, वो लोक भाव यहाँ व्यक्त करते हैं। और उस समय वह एक ऐसा समभाव इसमें दिखाई देता है कि सबके जो सुख दुख की अभिव्यक्ति है, यह अभिव्यक्ति यहाँ साझा हो जाती है, और इसलिए इसका क्षेत्र विस्तृत और व्यापक हो जाता है। यानी किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के सुख दुख को लेकर, किसी विशिष्ट व्यक्ति के सुख को लेकर, आनंद को लेकर यह व्यक्त नहीं होता है, सबको यह समा लेता है। ऐसा समभाव का जो गुण है हमें लोक साहित्य में दिखाई देता है। इसी के साथ अगली जो विशेषता सामने आती है वह है लोक साहित्य लोक भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है। यानी लोक साहित्य क्या कहता है, लोगों की जो भाषा होती है, जो उनकी बोली होती है, जो उनके क्षेत्र की भाषा होती है, उस भाषा को ही वो अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है। इसलिए इसमें स्वाभाविकता का गुण होता है, इसमें सरलता का गुण होता है, इसमें सहजता का गुण होता है, इसमें स्वच्छंदता के गुण समाये रहते हैं। ऐसा साहित्य कृत्रिमता, अलंकरण प्रियता एवं काव्यशास्त्र के सिद्धांतों से यह पूर्णतः मुक्त रहता है। यानी इसमें काव्यशास्त्र के जो बंधन है वो बंधन नहीं होते हैं। आप लोगों ने यहाँ काव्यशास्त्र का अध्ययन करते हुए, काव्य के भेद समझते हुए, यहाँ प्रबंध काव्य, निबंध काव्य, निर्बंध काव्य यानी मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य हमेशा अलंकरण प्रियता एवं काव्यशास्त्र के बंधनों से मुक्त होता है। ऐसे निर्बंध काव्य या मुक्त काव्य के जो गीत हैं, उन गीतों का परिचय आप लोगों ने इसके पूर्व कर लिया है, इसीलिए उसे मुक्त रहता है, मतलब वो मुक्तक काव्य होता है। ऐसा मुक्तक काव्य यहाँ लोक साहित्य होता है। वो काव्य रूप में हो या गद्य रूप में हो, वो काव्य या गद्य रूप में यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। कथा के माध्यम से वो आगे बढ़ता है, कभी गीतों के माध्यम से वो आगे बढ़ता है, कभी लोक नाट्य के माध्यम से वो आगे बढ़ता है। ऐसे अनेक रूप हमें इस लोक साहित्य के दिखाई देते हैं। आगे चलकर यहाँ लोक साहित्य के अनेक रूपों के माध्यम से हमें इस साहित्य का या विस्तार से अध्ययन करना है। आप लोग इन विशेषताओं के साथ लोक साहित्य की क्या विशेषताएं हो सकती है, वो विशेषताएं इन परिभाषाओं के आधार पर यहाँ समझ गए हैं। आप लोगों ने इसे समझ लिया, तो ऐसा जो लोक साहित्य है वो लोक साहित्य यहाँ सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वाचिक परंपरा के माध्यम से उन्मेषित एवं विकसित होता है। इसमें स्वाभाविक लय एवं माधुर्य होता है तथा व्याकरण और अभिरुचि की शिष्टता के बंधनों से मुक्त रहकर पूरे वेग से समग्रगत सामाजिक जीवन को प्लावित करते हुए समृद्ध होता है और लोक जीवन की अभिव्यक्ति का
सशक्त माध्यम होता है। इसलिए स्वीकार किया जा सकता है कि यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो यथार्थ में लोक साहित्य समाज की आत्मा का उज्जवल प्रतिबिंब है। तो इस तरह आप लोग यहाँ लोक साहित्य की विशेषताओं से परिचित हो चुके हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।